हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि अलग अलग एग्जाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और आप उन्हें एग्जाम में जल्दी से कैसे बना पाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये क्या चीज होती है, तो ये बनती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या चीज है? इस तरीके की जितनी भी इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वो सारे के सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाते हैं। और अगर हम इसको इक्वेट कर दें जीरो के, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू जीरो, तो इस फॉर्मेट में जितने भी इक्वेशंस आपको मिलेंगे वो सारे के सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाते हैं। मतलब आपको क्या ध्यान रखना है कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल जो दिया हुआ है उसकी मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। जैसे इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, जैसे मान लो मैंने कहा 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 है ना, ये जो इक्वेशन दे रखी है इक्वल्स टू जीरो, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या ये सिर्फ रियल ही हो सकती है? नहीं, ये इमेजिनरी भी हो सकती है। जैसे मान लो मैं लिख दूं ax स्क्वायर और प्लस 5ix और प्लस 9 इक्वल्स टू जीरो। तो देखो यहाँ पर जो है इमेजिनरी टर्म्स दे रखे हैं, तो ये इक्वेशन इमेजिनरी भी हो सकती है और ये रियल नंबर्स पर बेस्ड भी हो सकती है। तो ओवरऑल आपके समझने के लिए आपको यही याद रखना है कि अगर आपको वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 दे रखी है तो आप समझ जाओ कि वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण है, और उसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन जो है वो कुछ इस तरीके की है जो इक्वेशन यहाँ पर दी हुई है, जहां पर a b c जो है वो कांस्टेंट है और x जो है वो वेरिएबल है। अब इसमें देखिए क्या एग्जांपल्स कुछ और भी हो सकते हैं। बिल्कुल देखो, अगर कोई इक्वेशन ऐसे लिखी है x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू जीरो, तो देखो यहाँ पर भी जो मैक्सिमम पावर है वो 2 ही है ना, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे देखो एग्जांपल ये भी हो सकता है कि आपसे कहा जाए 7y स्क्वायर और प्लस y और प्लस 9 इक्वल्स टू जीरो। कोई जरूरी थोड़ी ना है कि x ही वेरिएबल में हो, y भी हो सकता है, t भी हो सकता है, w भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है। ये सारे के सारे जो है आपके वेरिएबल हैं और इन वेरिएबल में किसी में भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है। इसके बाद आपको सीखना पड़ेगा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर इसको कहेंगे हम द्विघात समीकरण के मूल, या फिर इसको हम सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। मतलब कोई सी भी इक्वेशन है उसके हल क्या होंगे, उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? रूट्स बोल देते हैं। तो इसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स which satisfied the equation। ठीक है, मतलब वो वैल्यूज जो हमें दी हुई इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें वो क्या कहलाएंगी? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएंगी। अब ये क्या बात हुई, इसको एक एग्जांपल से समझो। मान लो मुझे एक इक्वेशन दे दी जाए कि x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू जीरो दिया है, और अब बताइए कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे। तो देखो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखा है x स्क्वायर, तो क्या इस 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ से जो वैल्यू आएगी इन दोनों में फॉर्मूला लगा दो आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो एक बार ये प्लस हो जाएंगे और एक बार ये माइनस, है ना, इक्वल्स टू जीरो। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज किया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वो होता है a प्लस बी और a माइनस बी। अब देखो यहाँ से इफ पहले टर्म को अगर मैं जीरो के बराबर करूं तो यहाँ से मुझे वैल्यू मिलेगी a की वैल्यू -3, है ना। और अगर मैं दूसरे टर्म को बराबर जीरो करूं x माइनस 3 इक्वल्स टू जीरो, देन x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 3। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक -3 और एक +3। तो ये दोनों की दोनों जो है ना ये कहलाएंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको हम कैसे जानेंगे? इसको जानेंगे हम यहाँ से कि ये जो है इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कैसे करेंगी? देखो, अगर मैं यहाँ पर चेक करना चाहूँ कि एट x इक्वल्स टू 3 वैल्यू क्या होगी, तो इस वाली इक्वेशन में वैल्यू भरो, तो यहाँ से आएगा 3 का स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू जीरो, यानी कि 9 माइनस 9 इक्वल्स टू जीरो, यानी कि 0 इक्वल्स टू जीरो। तो देखो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई ना। मतलब एक ऐसी वैल्यू x की जो हमारी गिवन इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करे, वही उसकी रूट्स कहलाएंगे, है ना। ऐसे ही देखो दूसरा, एट x इक्वल्स टू -3, मैं -3 पर भी इसको चेक करूं तो -3 का स्क्वायर करेंगे और -9 इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ से फिर से मुझे 9 माइनस 9 जीरो मिलेगा और 0 इक्वल्स टू जीरो। मतलब ये वाली वैल्यू भी जो है वो इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ से हम ये सीख जाएंगे कि किसी भी इक्वेशन की जो दो वैल्यूज दे रखी हैं यहाँ पर, एक ये और एक ये, अगर ये इसको सेटिस्फाई करती हैं तो इन्हें हम रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जानते हैं। तो ऐसी कितनी वैल्यूज होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी? तो आप यहाँ से याद रखना, हमने पढ़ी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा
जो ये बताती है कि एवरी n डिग्री इक्वेशन हैज n रूट, मतलब कोई भी n डिग्री की इक्वेशन है उसके n ही रूट होंगे। मतलब ऐसे समझो कि यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0 दिया है ना, तो इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, तो x की 2 ही वैल्यूज हमारे पास आएंगी। ठीक है, ये यहाँ से याद रखना। ऐसे ही देखो, जैसे मान लो कोई इक्वेशन दे रखी है एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो देखो इसमें मैक्सिमम पावर इसकी कितनी है, 3 है। तो आप ये ध्यान रखना कि यहाँ से 3 ही वैल्यूज इसकी आएंगी जो इसको सेटिस्फाई करेंगी, और वो इमेजनरी भी हो सकती हैं और वो रियल भी हो सकती हैं, दोनों ही तरीके की हो सकती हैं। फिलहाल जो इक्वेशन हमें यहाँ पर दी हुई थी उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि एक तो वैल्यू हमें मिल रही है x इक्वल्स टू 3 और दूसरी वैल्यू मिल रही है x इक्वल्स टू -3। क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी थी, 2, इसलिए 2 ही वैल्यूज यहाँ से हमें मिलने वाली हैं जो इसके रूट्स कहलाएंगे। तो देखिए यहाँ से ये वैल्यूज अगर रियल रूट्स आ रहे हैं तो आपको ऐसी ही दिखेंगी जैसी यहाँ पर दिख रही हैं, लेकिन अगर ये आते हैं कॉम्प्लेक्स रूट यानी कि इमेजनरी, तो आप ध्यान रखना यहाँ से कि ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट पेयर होंगे, मतलब a प्लस आई बी और a माइनस आई बी की फॉर्मेट में होंगे। ये वाले जो हैं ये इमेजनरी रूट्स कहलाएंगे। वो जब आगे आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके से निकाले जाते हैं। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो, मान लो यहीं पर ये जो इक्वेशन हमें दी थी ये एक्स स्क्वायर प्लस 9 होती, इक्वल्स टू 0 होता, तो अब देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला तो लगता ही नहीं, और फॉर्मूला नहीं लगता तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यूज आती ना वो इमेजनरी आती, और इमेजनरी आती तो ये कॉन्जुगेट पेयर में आती। द्विघात समीकरण के रूट्स के बाद में हम बात करेंगे अब नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, यानी कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो ये निर्भर करेगा एक वैल्यू पर जिसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविक्त कर। अब ये विविक्त कर क्या चीज है, ये निकलता है डी से, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका फॉर्मूला है। अब यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर ए बी सी की बात होगी। तो ये ए बी सी क्या है, अगर आपके पास कोई इक्वेशन दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर देखो ए बी और सी इन तीनों की वैल्यूज आपके पास होंगी, तो उससे आप इसकी वैल्यू निकाल लो कि डी कितना आने वाला है। अगर डी की वैल्यू, अब देखो यहाँ से क्या चीज आपको याद रखनी है, जो पी स्क्वायर माइनस 4ac आप निकालोगे, अगर वो वैल्यू 0 से छोटी आती है तो आप ध्यान रखना यहाँ से इमेजनरी रूट्स आएंगे। ठीक है, इमेजनरी या फिर इसको हम बोल सकते हैं कॉन्जुगेट, जो पेयर बनने वाले थे अभी मैंने इस ऊपर डिस्कस किया था वो आने वाले हैं, तो इमेजनरी रूट्स यहाँ पर आएंगे हमारे। अच्छा, यही वैल्यू अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की ग्रेटर देन 0 आ जाए तो यहाँ से आप याद रखना 2 डिफरेंट रूट्स आएंगे, है ना। और डिफरेंट भी कौन से, रियल रूट्स आएंगे, वास्तविक रूट्स आएंगे, मतलब 2 वास्तविक भिन्न मूल होंगे। और अगर ये वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की इक्वल्स टू 0 होगी तो देखो दोनों रूट्स ना बराबर होंगे, मतलब 2 इक्वल, यहाँ से बराबर भी ध्यान रखना है, और रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, है ना। तो ये वाली बात जो है तीनों आपको याद रखनी है कि अगर हमें कोई इक्वेशन दे रखी है तो उसका हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है, और उसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे कि उसके इमेजनरी रूट्स हैं या फिर रियल रूट्स डिफरेंट वाले हैं या फिर रियल रूट्स इक्वल वाले हैं। इसको आप एक एग्जांपल से समझो। मान लो मेरे पास कोई इक्वेशन दे रखी है 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब देखो इस इक्वेशन से हम जानते हैं कि a की वैल्यू 3 होगी, b की वैल्यू 4 होगी और c की वैल्यू 5 होगी। अब आप यहाँ से d निकालो, तो d की वैल्यू आएगी बी स्क्वायर माइनस 4ac से। अब इसमें वैल्यूज भर दो, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 5, तो आप यहाँ से देखोगे कि ये 16 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 चौक 20 या 60। अब यहाँ से इन दोनों वैल्यूज को माइनस कर लो, तो जब आप इसमें से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 44, और वो भी नेगेटिव वैल्यू। अब नेगेटिव वैल्यू आ गई तो ये देखो 0 से छोटी है ना, तो ये जो इक्वेशन दी हुई है इसके हम बोल देंगे कि इसके जो है इमेजनरी रूट्स होंगे। और उन्हें कैसे फाइंड किया जाएगा वो हम आगे सीखने वाले हैं कि हम रूट्स कैसे निकालते हैं। इसी की जगह देखो, अगर मान लो कोई इक्वेशन आपको ऐसी दी होती, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर दिया है और प्लस 2x दिया है प्लस 1 दिया है इक्वल्स टू 0। अब देखो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं कहूं कि a की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ 1, ऐसे ही b की वैल्यू 2 हो गई और c की वैल्यू 1 हो गई। अब यहाँ से d निकालो, तो d निकलेगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac से। अब इसमें वैल्यूज भर दो, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, तो यहाँ से आप देखोगे कि 4 माइनस 4 यानी कि 0 आ गया। अगर d की वैल्यू इक्वल्स टू 0 आती है
तो आप ये जानते हो कि उसके 2 इक्वल रूट्स होंगे और वो भी रियल वाले, है ना। तो इस तरह से आप पहचान सकते हो कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको दी हुई है तो उसके रूट्स किस तरह के होंगे। वो इमेजिनरी रूट्स होंगे, या फिर वो रियल रूट्स होंगे बट डिफरेंट होंगे, या फिर वो रियल रूट्स होंगे बट इक्वल होंगे। ये तीनों ही केसेस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। इसके बाद देखिए हम जानेंगे इसके बारे में कि रिलेशन बिटवीन रूट्स क्या होता है, मतलब मूलों के बीच में क्या संबंध होता है। तो देखो यहाँ से अगर मैं आपसे बोलूं कि एक इक्वेशन है मेरे पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 और अल्फा एंड बीटा जो है वो इसके रूट्स हैं, तो हम अल्फा और बीटा में कौन कौन से संबंध बना सकते हैं, जिसमें से देखो पहला संबंध हमारे लिए क्या होगा कि अगर हम निकालना चाहें सम ऑफ रूट्स, तो हम सम ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे, यानी कि मूलों का योग। ठीक है, अब मूलों के योग को हम निकालते हैं माइनस के b अपॉन ए से, ये फॉर्मूला है, याद रखना। तो हम इसको दिखा सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आती है ना वो माइनस b अपॉन ए से आती है। एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा हम क्या निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल हम कैसे निकालेंगे, मूलों का गुणनफल। ठीक है, ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी आपकी c अपॉन ए से। अब c अपॉन ए, c यहाँ दिया हुआ है, a यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको हम दिखा सकते हैं अल्फा बीटा से, c अपॉन ए से। ठीक है, ये दोनों पॉइंट जो है ना स्टार पॉइंट है, इनको आप बहुत अच्छे से याद रखना। अब देखो इनको हम फाइंड कैसे करते हैं। जैसे मान लो कोई इक्वेशन है हमारे पास 3x² प्लस 4x और प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से अगर मुझे निकालना पड़ जाए कि भाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे माइनस के b अपॉन ए होगी, है ना। और b अपॉन ए यानी कि माइनस के 4 अपॉन 3। ये जो वैल्यू आ जाएगी ये अल्फा प्लस बीटा की आ जाएगी। और दूसरी वैल्यू अगर हम निकालना चाहें अल्फा बीटा की, तो वो वैल्यू आती है c अपॉन ए से। c की वैल्यू आपको 5 दे रखी है और a की वैल्यू आपको 3 दे रखी है, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा 5 अपॉन 3। बस ये जो दोनों वैल्यूज है ना इनको हम निकालना सीख रहे हैं, क्योंकि इनको हम यूज करेंगे जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आपको एक रिलेशन और याद रखना है जो कि इन दोनों के बीच में होगा, और वो क्या है, x² माइनस, यहाँ पर हम लिखेंगे सम ऑफ रूट्स। ठीक है, और बाहर x और प्लस, फिर लिखेंगे हम यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, और इक्वल्स टू 0। ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिखी है ना, ये मान लो ऐसे कि ये जर्नल इक्वेशन होगी। तो अगर हमने अभी रूट्स को क्या माना था, अल्फा और बीटा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा यानी कि x² माइनस, यहाँ आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, बाहर x और प्लस यहाँ प्रोडक्ट आ जाएगा यानी कि अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। तो ये जो इक्वेशन यहाँ लिखी है ना मैंने, ये जर्नल इक्वेशन है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने के लिए। अब देखो यहाँ से आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। मान लो आपसे ये कह दिया जाएगा कि वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो तो 5 आए और मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा बीटा जो है वो 6 आ जाए। तो आप इक्वेशन कैसे बनाओगे, तो जो ऊपर इक्वेशन आपको दी हुई है ना इसमें आप वैल्यूज भर दो ये दोनों। ठीक है, तो आपको क्या इक्वेशन मिलेगी, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5x और प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू है 6 और इक्वल्स टू 0। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मूलों का योग और मूलों का गुणनफल आपको दिया हुआ होगा और आपसे एक जनरल इक्वेशन पूछ लेगा। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए होंगे और उनमें से एक आंसर होगा, वही आपको मार्क करना होगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए इससे पहले कि हम क्वेश्चन से स्टार्ट करें, पहले हम सीखेंगे मेथड्स टू फाइंडिंग रूट्स। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर आपको मूल निकालने हैं तो आप कितने तरीकों से उन्हें निकाल सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर टोटल 4 मेथड्स हैं जिन्हें मैं 1 बाय 1 डिस्कस कर रहा हूँ। नंबर फर्स्ट जो मेथड है वो है फैक्टराइजेशन, यानी कि इसको आप हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड विधि, या फिर कुछ लोग इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी बोलते हैं। तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में हमें क्या करना होता है, देखो एक एग्जाम्पल से इसको समझिए। मान लो हमारे पास एक इक्वेशन है x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 और इसको हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज करना है। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ जो सबसे लास्ट में नंबर लिखा है ना उसकी मल्टीप्लाई कर लो आप x² के कोफिशिएंट से, यानी कि 1 से, तो 6 की 1 से इंटू होगी तो 6 ही आएगा। और मल्टीप्लाई होने के बाद में जो नंबर आया है उसको कुछ इस तरह से ब्रेक करो कि वो मल्टीप्लाई होने के बाद तो प्लस का 6 आ जाए और ऐड करने के बाद में वो प्लस का 5 आ जाए। तो देखो यहाँ पर 6 को मैं 2 तरह से फैक्टराइज कर सकता हूँ, एक तो 6 इंटू 1 कर दो और एक 2 इंटू 3 कर दो। अब देखो यहाँ से कौन से वाले फैक्टर्स हमारे काम के हैं।
अगर हम इन वाले टर्म्स को लेते हैं 6 को और 1 को, तो 6 की 1 से इंटू होने के बाद 6 तो आ रहा, लेकिन 6 को और 1 को प्लस करने के बाद में +5 नहीं आएगा, 7 आएगा। तो मतलब इसको मुझे नहीं लेना है। फिर इन दोनों को देखो, दोनों को अगर मैं इंटू करूं तो प्लस का 6 मिल जाएगा और दोनों को ऐड करूं तो 5 मिल जाएगा। इसका मतलब यही वाले फैक्टर्स हमारे काम के हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो x² और प्लस इस 5x की जगह पर आप लिख लो 3x और प्लस 2x। हमने क्या किया, ये जो मिडिल टर्म था इसको स्प्लिट कर लिया दो भागों में, 3x और 2x में, और +6 इक्वल्स टू 0। अब देखो पहले जो दोनों टर्म है ना उनसे कुछ कॉमन लो, तो यहाँ पर x कॉमन आ रहा है और दूसरों में से 2 कॉमन आ जाएगा, तो x + 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से x + 3 तो ये रिपीट हो रहा है और इस वाले को x + 2 लिख लो इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखो अगर हम x + 3 को 0 के बराबर करते हैं तो x की वैल्यू -3 आएगी, ये पहला फैक्टर है। और अगर हम x + 2 को 0 के बराबर करें तो x की वैल्यू -2 आएगी। तो यहाँ से ये जो दो वैल्यूज आ रही हैं ये दोनों के दोनों रूट्स हैं और ये हमने कौन से मेथड से फाइंड किए हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यानी कि फैक्टराइजेशन। अच्छा, दूसरा तरीका कौन सा होता है, दूसरा तरीका इसको फाइंड करने का होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप सभी जानते होंगे, आपने क्लास 10th में पढ़ा है, x इक्वल्स टू माइनस के b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, ये वाला होता है। अब इसको हम कहाँ यूज करते हैं, जहां पर हमारा फैक्टराइजेशन मेथड नहीं लगता है या फिर ऐसे कह लो इमेजिनरी रूट्स आते हैं तो वहां पर हम इसको यूज करते हैं। हालांकि इस वाले क्वेश्चन को भी इससे सॉल्व किया जा सकता है बड़ी ही आसानी से। कैसे, देखो यहाँ पर जो इक्वेशन हमें दी हुई थी वो इक्वेशन थी हमारे पास x² + 5x + 6। तो यहाँ से मैं बोलूंगा कि a की वैल्यू 1 होगी और b की वैल्यू 5 होगी और c की वैल्यू 6 होगी। इन तीनों वैल्यूज से d निकाल लो तो d कितना आ जाएगा, जो कि b² - 4ac होता है, मतलब 5 का स्क्वायर -4 × 6 × 1। तो यहाँ से ये हो जाएगा 25 - 6 × 24 यानी कि 1 बचेगा और 1 जो वैल्यू है वो यहाँ पर भर दो। तो देखो क्या मिलेगा मुझे, x का वैल्यू माइनस के b की वैल्यू कितनी थी 5 और प्लस माइनस √b² - 4ac पूरा मैंने निकाल लिया तो वहां 1 रख दिया और अपॉन में 2 × a की वैल्यू कितनी है 1। अब देखो इस वैल्यू को आप सॉल्व कर लो तो x इक्वल्स टू -5 प्लस माइनस 1/2, यही तो बनेगा। अब इस वाले टर्म को आगे फर्दर सॉल्व कर लो तो क्या मिलेगा हमें, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं प्लस के लिए तो यहाँ पर प्लस लिख लिया और अपॉन 2 लिख लिया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4/2 यानी कि -2। तो x की एक वैल्यू आ गई -2 और अगर मैं इसको सॉल्व करूं किसके लिए, माइनस के लिए, तो -5 - 1/2 आएगा यानी कि x की वैल्यू -6/2 यानी कि -3। तो x की वैल्यू -3 आएगी। और देखो अभी हमने पहले भी यही दोनों रूट्स निकाले थे, -2 और -3, और यहाँ पर भी -2 और -3 ही है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा मेथड कहलाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, या फिर इसको श्रीधर आचार्य के सूत्र को भी बोला जाता है ना। कुछ बुक्स में ये लिखा हुआ होता है श्रीधर आचार्य का सूत्र, है ना। फिलहाल हम इसको किस नाम से जानते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के नाम से। तीसरा मेथड होता है हमारा बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। तो इसमें जो है ना हमें यूज करने होते हैं दो फॉर्मूले और उसमें एक परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट करना होता है। हालांकि ये मेथड जो है अब डिलीट हो गया है बुक्स से भी और पुराना मेथड है, और इसको हम जनरली यूज करते हैं इंटीग्रेशन वगैरह करने में, वहां पर हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है। तो फिलहाल मैं इस मेथड को आपको नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि हम एग्जाम में जब MCQ टाइप क्वेश्चंस करेंगे तो हम इस मेथड को जनरली यूज नहीं करते हैं, ऊपर के दोनों मेथड्स यूज करते हैं। और उनसे भी अच्छा होता है हमारा क्विक अप्रोच, जो मैं आपको सिखाने वाला हूं बहुत ही ध्यान से, क्योंकि इसको आप बहुत ध्यान से सीखेंगे ना तभी आप क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे। तो देखिए क्विक अप्रोच आपकी क्या कहती है। जैसे देखो अभी हमने जो एग्जांपल लिया था वो क्या था, x² + 5x + 6 लिया था इक्वल्स टू 0। तो देखो क्विक अप्रोच हमारी क्या होगी, यहाँ से x की वैल्यूज फाइंड करने की। ये जो सबसे लास्ट में नंबर लिखा है ना 6, इसको आप ऐसे फैक्टराइज करो कि ये प्लस का 5 दे जाए हमें। तो आप कहोगे कि 2 और 3 में फैक्टराइज होगा तभी 5 मिलेगा, और क्योंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव है ना तो इसको दोनों को प्लस करके लिखो, और यहाँ जो x² का कोफिशिएंट है उससे इसको डिवाइड कर दो। तो यहाँ से ये दोनों वैल्यूज ये मिल रही हैं। अब ये जो है ना ये फैक्टर्स हैं, इनसे मुझे अगर x की वैल्यूज चाहिए तो इन दोनों के साइन चेंज कर दो, -2 और -3, बस यही हमारे फाइनल आंसर है। और देखो अभी पीछे जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे उसमें यही हमारी वैल्यूज आ रही थी।
अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि क्या ये अप्रोच सभी क्वेश्चंस में लगेगी? तो देखो मैं आपको बताता हूँ कई सारी इक्वेशंस देकर ऐसे जिसमें आप इसी तरीके से करोगे और आपकी अप्रोच बिल्कुल सही बैठेगी। जैसे देखो एक और एग्जांपल से हम इसको समझेंगे। मान लो आपको इक्वेशन दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 45 इक्वल्स टू 0। अब देखो इस वाली इक्वेशन को करने के लिए आपको उसी अप्रोच को लगाना है जो मैंने अभी आपको सिखाई। तो आप सबसे पहले क्या काम करो, इस 45 की इस 2 से इंटू कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 90। अब आपको 90 के बारे में सोचना है कि ये 90 जो है ना कुछ इस तरीके से ब्रेक हो जाए कि हमें प्लस का 1 दे जाए। तो आप ये जानते हो कि 10 निम 90 होते हैं, और अगर मैं 10 को प्लस का रखूं और 9 को माइनस का रखूं तो मुझे प्लस का 1 भी मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर मुझे प्लस के साथ में ही लाना था। ठीक है, अब इतना आने के बाद में आप ये जानते हो कि इस वाले मैंने यहाँ पर बताया था ना कि 1 का ये एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशेंट है उसको हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 2 से इन दोनों को डिवाइड कर दो, इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया, और दोनों के साइन चेंज कर दो, यानी कि ये माइनस और ये भी प्लस। तो वापस से हमें क्या वैल्यूज मिल जाएंगी? देखो ये तो 5 आ जाएगा, यानी कि माइनस के 5 हो गया, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी प्लस के 9/2। तो यही दोनों जो है ये हमारे आंसर है। देखिए एक और एग्जांपल से इसको समझिए। मान लो मेरे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस के 20x और प्लस 91 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पर आपको कैसे सोचना है, ये लिखा हुआ है 91 और 91 यहाँ तो 1 है, तो 1 से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो अब आप इस 91 को कुछ इस तरह से ब्रेक करो कि वो दो नंबर्स मल्टीप्लाई होने के बाद में तो प्लस के 91 आए और ऐड होने के बाद में प्लस के 20 आए। तो आप किस तरह से करोगे? तो देखो 13 सत्ते 91 होते हैं, और इन दोनों को अगर मैं प्लस का रखूं तो प्लस होने के बाद में ये 20 भी दे जाएंगे। बस आपको क्या काम करना है, इनके साइन चेंज कर देने हैं। तो साइन चेंज करने के बाद में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -13 और -7, और यही हमारे आंसर है। यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कहलाएंगे। एक और एग्जांपल देखो, जैसे देखो एक्स स्क्वायर दिया है माइनस के 85 एक्स दिया हुआ है और प्लस 1806 इक्वल्स टू 0 ये दिया हुआ है। अब आपको देखो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कि इतने बड़े नंबर के हम फैक्टराइज कैसे करें जो हमें 85 दे जाएं। मतलब वो दो नंबर्स जो मल्टीप्लाई होने के बाद में तो हमें कितना दे जाए 1806, और ऐड होने के बाद में वो हमें दे जाए 85। तो आप कैसे सोचोगे? अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर जो इसका यूनिट प्लेस है वो है 5, और यहाँ पर जो इसका यूनिट प्लेस है वो 6 है। तो ऐसे कौन से दो नंबर्स होंगे जिनको इंटू करने के बाद में तो 6 आ जाए और प्लस करने के बाद में 5 आ जाए? तो आप कहोगे कि भाई 2 और 3 ले लो। जब इन दोनों को इंटू करोगे तो 6 मिल जाएगा, और 2 और 3 को प्लस करोगे तो 5 मिल जाएगा। बस यही सोचकर मैंने ये किया कि 85 को मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं हम किस में? 2 के और 3 के टर्म में। और अब देखो हम वो नंबर सोचेंगे जिसका प्रोडक्ट कितना आ जाए? 1806 आ जाए। तो देखो अगर मैं यहाँ पर मैंने 2 लिया और 3 लिया, अगर मैं यहाँ पर 3 लिखूं तो देखो ये 3 3 9 लगभग 900 के आसपास का नंबर आएगा। अगर मैं यहाँ पर 4 लूं तो 4 चौक 16, ये 1600 के आसपास का आएगा। अगर मैं यहाँ पर 5 लूं तो ये आएगा 2500, है ना। अब 2500 तो इससे बहुत ऊपर निकल गया, तो आप 1600 पे जाओ। तो 1600 किससे आता है? 4 से, मतलब यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। अब इसको मैच करके देखो कि क्या ये मैचिंग हो रही है। दोनों मुझे माइनस के चाहिए, तो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो 1806 ही आएगा। तो फाइनली मुझे करना ये होगा कि x की वैल्यूज निकालने के लिए इसका और इसका दोनों के साइन चेंज कर दो, यानी कि 42 और 43 ही इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। तो ये थोड़ी सी अप्रोच आपको आनी चाहिए जिससे कि आप फैक्टर्स भी जल्दी से सोच पाओ और उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आप ब्रेक भी कर लो। अच्छा, ये जो है ये आपके काम क्यों आएगा? ये काम इसलिए आएगा क्योंकि आपके एग्जाम में आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ऐसी इक्वेशंस आपको दी जाती हैं जो जनरली फैक्टराइज हो ही जाती हैं। वो वहां पर इमेजिनरी रूट्स बहुत रेयर केस में बनते हैं, इसलिए आप इस मेथड को अच्छे से जरूर सीख लेना। जैसे देखो एक और एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाता हूँ। मान लो आपको इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस के 25x और प्लस के 156 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पर फिर से यही सोचो, ये 156 दिया हुआ है, ये 25 दिया है। अब मुझे फैक्टर्स ढूंढने हैं, तो ऐसे दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट तो 6 आ जाए और ऐड होने के बाद में 5 आ जाए। तो देखो अभी हमने किया था 2 और 3, तो आप समझ जाओ कि यहाँ पर 2 और 3 तो मुझे चाहिए ही चाहिए, है ना। अब इसके बाद में देखो कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना वो 156 आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर 2 और 3 का इंटू करूं तो ये तो 6 ही आएगा।
अच्छा 12 और 13 तो 10 ढाई 100 हो जाता है मतलब 100 के आसपास नंबर आएगा। अगर मैं यहाँ पर 2 लिखूं दोनों जगह तो 2 दूनी 4 मतलब 400 के आसपास नंबर आएगा। अब ये तो 156 ही था ना, तो इसका मतलब 100 के आसपास ही है, तो यहाँ 11 लिख लो। इसका मतलब ये 12 और ये 13 हो जाएगा। इन दोनों को इनटू करोगे तो 156 आएगा और ऐड करोगे तो 25 आने वाला है। और ऐड कर रहे हैं ना तो दोनों प्लस के मुझे लेने पड़ेंगे, है ना। अब देखो जो वैल्यूज मुझे निकालनी है x की, उसके लिए इन दोनों के साइन चेंज कर दो, मतलब माइनस के 12 और माइनस के 13, और यही जो है ये x की वैल्यूज है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि इन मेथड्स को यूज करके आप किसी भी इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हो। जनरली हम फैक्टराइज या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही लगाते हैं, जो कि स्मार्ट अप्रोच के थ्रू काम करती है। और अगर किसी क्वेश्चन में हम नहीं कर पाएंगे तो वहां पर हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वरना हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड जो है बहुत ही रेयर केस में लगाएंगे या फिर नहीं लगाएंगे। चलिए अब हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर आधारित प्रश्न जो कि एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ दिया हुआ है कि यदि -2 और 3 एक द्विघात समीकरण जो कि आपको दी हुई है के मूल है, तो आप बताइए कि a और b की वैल्यू क्या हो सकती है। तो देखो इस क्वेश्चन को ना आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। या तो आप पहला काम ये करो कि कोई भी इक्वेशन अगर हमें दी है और उसके मूल हमारे पास हैं तो वो उसको सेटिस्फाई करते हैं। इसका मतलब ये -2 और ये 3 ये दोनों की दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन में भर दो और आप देखोगे कि आपको a और b में दो इक्वेशंस मिल जाएंगी और उन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लो और सॉल्व करने के बाद a और b की वैल्यू आ जाएगी। या फिर उससे स्मार्ट अप्रोच मैं आपको बताता हूं। मैंने अभी ऊपर आपको रिलेशन सिखाया था कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, जो कि रूट्स हमें दिए हुए हैं। यहाँ से आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा हम कैसे निकालते हैं, माइनस के b अपॉन a करके। अब आपको पता है कि b की वैल्यू यहाँ कितनी दे रखी है, a+1, तो आप इसमें वैल्यू भर सकते हो कि ये a+1 जो कि माइनस के साथ में है और अपॉन 1 यानी कि a की वैल्यू। अब इसके बाद में आप दूसरी चीज भी निकाल सकते हो, अल्फा बीटा की वैल्यू। वो कैसे निकलती है, c अपॉन a से, और यहाँ c क्या है, b, और अपॉन a की वैल्यू क्या है, 1, तो ये अपॉन 1 हो गई। मतलब यहाँ से एक इक्वेशन मिल गई आपको अल्फा बीटा इक्वल्स टू b, और दूसरी इक्वेशन यहाँ से मिल गई अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस के a माइनस 1। ठीक है, अब आप ये जानते हो हमने अभी ये जो a और b जो कि रूट्स हैं इनको माना क्या, ये अल्फा और बीटा ही तो हैं, और अल्फा और बीटा इन दोनों में भर दो तो क्या मिलेगा हमें, माइनस का 2 + 3 इक्वल्स टू माइनस a माइनस 1। अब यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी और इक्वल्स टू यहाँ से कितना आएगा, माइनस के a और माइनस 1, इसे इधर भेज दो तो ये हो गया 2 इक्वल्स टू माइनस a, यानी कि a इक्वल्स टू माइनस का 2। और दूसरी बात इधर भी रख दो, यहाँ से रखोगे -2 × 3 इक्वल्स टू b, यानी कि b इक्वल्स टू माइनस के 6। तो आप यहाँ से दोनों वैल्यूज निकाल पाए कि a जो है वो -2 होगा और b जो है वो -6 होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन b जो है वो करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, तो उसमें कहा गया है कि एक द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है x² + 99x + 127, तो उसके जीरोस कैसे होंगे ये आपको बताना है। तो देखो सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज करने बैठ जाते हैं। आपको यहाँ पर ये फैक्टराइज नहीं करना है। अगर आप इसको फैक्टराइज करके देखेंगे भी ना तो देखो आएंगे नहीं आपके रूट्स, चाहे तो ट्राई करके देख लो। अब मैं बताता हूँ इसको आप कैसे करोगे। यहाँ से आप निकालो अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा निकालना आपके लिए आसान है, माइनस के b अपॉन a होता है, तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के 99 और अपॉन 1। मतलब आप ये कहोगे कि अल्फा प्लस बीटा जो है ना वो माइनस के 99 आएगा। अब दूसरी चीज अल्फा बीटा निकाल लो, तो अल्फा बीटा किससे निकलता है, c अपॉन a से। तो c की वैल्यू दे रखी है आपको 127 और अपॉन a कितना है, 1, तो ये हो गया अल्फा बीटा 127। यहाँ से आपको सोचना है कि ऐसी दो वैल्यूज जो कि अल्फा की और बीटा की हों, जिनको आप ऐड करने के बाद में तो माइनस का 99 ले आओ, मतलब नेगेटिव वैल्यू ले जाओ, और दोनों को इनटू करने के बाद में पॉजिटिव 127 ले आओ, तो आप यहाँ पर ये बोलोगे कि वो दोनों ही वैल्यूज नेगेटिव होनी चाहिए, क्योंकि जब मैं उनको इनटू करूंगा तो वो प्लस हो जाएंगी और जब उनको ऐड करूंगा तो वो माइनस का ही देकर जाएंगी मुझे। इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि वो दोनों संख्याएं जो है ना निगेटिव होंगी। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा है कि मॉड्यूलस x² - 3 mod x + 3 इक्वल्स टू 0 के वास्तविक मूलों की संख्या कितनी होगी। मतलब आपको बताना है कि इसके कितने रियल रूट्स होंगे। तो आप इस इक्वेशन को ऐसे समझो
जो मॉड्यूलस x आपको दिया हुआ है तो उसको आप दो भागों में खोल सकते हो, एक तो माइनस का x और एक प्लस का x। माइनस x कब होगा? जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी, और प्लस x कब होगा? जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। तो यहाँ से इसके दो केस बना दो, जिसमें से केस फर्स्ट में आपको क्या करना है कि अगर x की वैल्यू 0 से छोटी हो, अगर x की वैल्यू 0 से छोटी होगी ना, तो मुझे माइनस का x लेना पड़ेगा, मतलब एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 3x और प्लस 2 इक्वल्स टू 0। पहली इक्वेशन तो मेरी ये बनेगी, भाई माइनस के टर्म का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस ही हो जाएगा ना, इसलिए एक्स स्क्वायर ही हो गया। और दूसरा केस कौन सा बनाओगे आप? केस सेकंड, जिसमें x की वैल्यू 0 से बड़ी ले लो। अगर 0 से बड़ा लोगे तो प्लस का लेना पड़ेगा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब देखो दो इक्वेशन आपके पास हैं, दोनों को आप करो फैक्टराइज। अब फैक्टराइज करने का मैंने आपको तरीका बताया था, दो के ऐसे फैक्टर्स करो जो प्लस का 3 दे जाए। तो आप कहोगे 2 1 जा 2 हो गए, और 2 1 जा 2 में दोनों प्लस चाहिए तो दोनों प्लस हो गए, तभी तो सम करने के बाद में मुझे प्लस का 3 मिलेगा जो कि बीच में लिखा है। और फिर रूट्स निकालने के लिए आप क्या काम करो, इनकी वैल्यूज को माइनस कर दो, यानी कि साइन चेंज कर दो, मतलब दो रूट्स तो यहां से आ जाएंगे। ऐसे ही इसमें भी करो। तो देखो इसके फिर से फैक्टर्स करोगे तो 2 और 1, और क्योंकि इस बार मुझे माइनस का 3 चाहिए तो नेगेटिव साइन लगा दिया दोनों पर, तभी तो जोड़ने के बाद -3 मिलेगा। और इससे फाइनली मुझे रूट्स निकालने के लिए इनके साइन चेंज करने पड़ेंगे, यानी कि 2 और 1। अब आप चेक करो कि यहाँ पर जो ये केस था ये 0 से बड़ा था, तो क्या ये दोनों वैल्यू 0 से बड़ी हैं? बिल्कुल, इसका मतलब दो रूट्स तो ये हो गए। और इसको भी चेक करो कि ये 0 से छोटी वैल्यूज हैं क्या? तो देखो ये दोनों वैल्यूज 0 से छोटी हैं, मतलब ये भी दोनों रियल रूट्स होंगे। तो टोटल मिलाकर 1 2 3 4, इसके कितने रूट्स हो जाएंगे? 4 रियल रूट्स हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, तो देखो ये उसी की तरह है, यहाँ पर मॉड्यूलस एक्स स्क्वायर दिया है और माइनस के 5 मॉड एक्स है और प्लस 4 इक्वल्स टू 0, और आपसे पूछा है कि बताइए इसके कितने रियल रूट्स होंगे। तो इसे करने के लिए आप फिर से वही चीज करो। आपको मैंने अभी बताया कि मॉड एक्स को आप दो भागों में खोल सकते हो, एक तो माइनस का एक्स और एक प्लस का एक्स। ये कब होगा? जब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी होगी, और ये होगा जब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। अब देखो इसके भी दो केसेस बना दो, जिसमें से पहला केस क्या हो जाएगा हमारा? केस फर्स्ट में हम कहेंगे कि अगर एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है, और केस सेकंड में हम क्या कहेंगे? यदि एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है। अब दोनों ही केसेस को बनाओ, तो इक्वेशन बनेगी आपकी एक्स स्क्वायर। अब देखो 0 से छोटा लेना तो माइनस लेना पड़ेगा, मतलब प्लस के 5x और प्लस 4 इक्वल्स टू 0, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऐसे ही इधर भी बनाओ तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, और क्योंकि इस बार मुझे प्लस लेना पड़ेगा इसलिए माइनस के 5x रहेगा और प्लस के 4 इक्वल्स टू 0। अब देखो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, अब दोनों को आप फैक्टराइज करना जानते हो। 4 के ऐसे फैक्टर्स जो मुझे प्लस का 5 दे जाएं, तो आप कहोगे कि एक 4 और एक 1 ले लो। तो 4 1 जा 4, और प्लस का चाहिए तो दोनों को प्लस के बना लो। अब यहाँ से जो वैल्यू है फाइनली रूट्स निकालने के लिए साइन चेंज करने पड़ेंगे, तो एक आ जाएगा -4, दूसरा आ जाएगा -1। ऐसे ही इधर भी करो। तो देखो यहाँ भी 4 के मुझे ऐसे फैक्टर्स करने हैं, तो मैं कहूंगा कि 4 और 1 ले लो, और यहाँ से माइनस और यहाँ से भी माइनस, तभी तो मुझे माइनस का 5 मिलेगा। और फाइनली रूट्स निकालने के लिए इनके साइन चेंज कर दो, यानी कि प्लस का 4 और 1। तो यहाँ से दो रूट्स तो ये आए और दो रूट्स ये आए, तो टोटल कितने हो गए? 4 रूट्स। लेकिन वेट, आपको क्या चीज ध्यान देनी है, यहाँ पर देखो क्या कहा गया है कि 0 से छोटी वैल्यूज होनी चाहिए दोनों। तो क्या दोनों वैल्यूज 0 से छोटी हैं? बिल्कुल। और यहाँ पर क्या होना चाहिए? 0 से बड़ी वैल्यूज होनी चाहिए। तो क्या दोनों वैल्यूज 0 से बड़ी हैं? बिल्कुल। तो इसका मतलब इसके कितने रूट्स हो जाएंगे? 4 रूट्स। लेकिन देखो इसी में ना एक और केस मैं आपको कंसीडर करके बताता हूँ, ऐसा भी कई बार आपसे होगा और क्वेश्चन को आप गलत भी कर लोगे। जैसे ये इक्वेशन दे रखी है मॉड्यूलस एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर जो -x था ना, यहाँ पर मैं प्लस के 5 मॉड x कर दूं और प्लस के 4 इक्वल्स टू 0। अब जरा इस क्वेश्चन पर विचार करके देखो कि क्या ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। तो आप कहोगे ये इक्वेशन ऐसी ही तो लग रही है, बट देखो इससे चेंज कितना आएगा। यहाँ पर ये प्लस साइन दिया हुआ है ना, इस प्लस की वजह से जब आप 0 से छोटे फंक्शन को कंसीडर करोगे, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ रेड पेन से, कि अगर हम 0 से छोटे फंक्शन के लिए इसको सेलेक्ट करें तो 0 से छोटे के लिए मुझे माइनस का x लेना पड़ेगा, और माइनस का x जब मैं इसमें रखूंगा तो मुझे ये वाला टर्म जो है ना नेगेटिव मिलेगा। तो मतलब मेरी इक्वेशन कितनी आएगी? एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पर जब हम फैक्टर्स करेंगे इसको,
तो फैक्टर करने के बाद में ये वैल्यू आएगी आपकी -4 और -1 और फाइनली जब रूट्स निकालेंगे तो ये 4 प्लस का और 1 आएगा, तो 2 रूट्स ये आएंगे। अच्छा, ऐसे ही इस वाले केस में जब हम जाएंगे तो यहाँ मुझे 0 से बड़ी वैल्यू के लिए प्लस का x लेना पड़ेगा। तो इक्वेशन कैसी दिखेगी? एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब देखो इसको जब मैं फैक्टराइज करूंगा तो यहाँ से मुझे 4 और 1 मिलेगा और फाइनली रूट्स निकालने के लिए साइन चेंज होंगे तो -4 और -1 बनेगा, तो 2 रूट्स ये आएंगे। तो अब आप इसको देखो, मैं इसमें क्या सिखाना चाह रहा हूँ आपको। ये वाली जो इक्वेशन आपको दी हुई है, इस वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग जब हमने ये केस देखा कि ये 0 से बड़ी वैल्यूज होनी चाहिए, तो हमारे दोनों रूट्स जो है ना नेगेटिव आ रहे हैं। और इस वाले केस में जब हमने कहा कि दोनों वैल्यूज 0 से छोटी होनी चाहिए, तो देखो दोनों वैल्यूज ही 0 से बड़ी आ रही हैं। इसका मतलब ये एक साथ दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो अगर हमारे पास ये वाली इक्वेशन होती, यहाँ पर क्वेश्चन में प्लस का साइन होता, तो फिर मेरा आंसर 0 होता। इसलिए इस क्वेश्चन पर स्टार लगा लेना। एक माइनस का साइन चेंज होने से यहाँ पर कोई भी रियल रूट नहीं आएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, तो उसमें कहा गया है कि यदि अल्फा और बीटा दी गई द्विघात समीकरण के मूल हैं, तो आपको वह द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है जिसके मूल 1/अल्फा और 1/बीटा होंगे। तो देखो इसको अगर हम सॉल्व करें तो सॉल्व करने में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अभी मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पर हम लिखते हैं सम ऑफ रूट्स और बाहर x और प्लस, फिर हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, मूलों का गुणनफल और मूलों का योग और इक्वल्स टू 0। अब इससे जो हमारी इक्वेशन बनती है वो कैसी बनेगी? एक्स स्क्वायर माइनस, यहां से आएगा अल्फा प्लस बीटा, एक्स और प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पर ना ये इक्वेशन नहीं पूछी, हमसे पूछा है कि रूट्स की जगह पर आप क्या रख दो? 1/अल्फा और 1/बीटा रख दो। तो ये दोनों वैल्यूज जब आप रखोगे तो इक्वेशन कुछ इस तरह की दिखेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, एक्स और प्लस 1/अल्फा इंटू 1/बीटा इक्वल्स टू 0। इसको आप आगे और सॉल्व कर लो तो ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस, ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा और नीचे आ जाएगा अल्फा बीटा और एक्स और प्लस 1/अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। अब देखो जो इक्वेशन हमें दी हुई है ऊपर, यानी कि ये वाली इक्वेशन, क्या मैं इससे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ? वो होती है माइनस के b/a। तो माइनस के b/a यानी कि 5/1, मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई? 5। और फिर अल्फा बीटा की वैल्यू भी निकाली जा सकती है, वो वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी c/a यानी कि 6/1 मतलब 6। अब इन दोनों वैल्यूज को इसमें भर दो तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस, देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने 5 निकाली थी और अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू 6 और इंटू एक्स और प्लस 1 अपॉन इसकी वैल्यू कितनी थी? 6 इक्वल्स टू 0। अब इस पूरी इक्वेशन को 6 से इंटू कर दो तो ये क्या बन जाएगा? 6x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और यही हमारा फाइनल आंसर है, जो कि हमें कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन ए। तो ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट देखिए इसको एग्जाम में आप आसानी से भी कर सकते हैं। तो एग्जाम में इसको कैसे करेंगे, देखो ध्यान से सुनना। अगर आपको कोई इक्वेशन ऐसी दे रखी है जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0 की दे रखी है और उसके रूट्स कितने हैं? अल्फा और बीटा है। तो अगर हमें नई इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स 1/अल्फा और 1/बीटा हो, तो आप इसी इक्वेशन को रिवर्स में लिख दो, मतलब cx स्क्वायर और प्लस bx और प्लस a इक्वल्स टू 0। तो अगर ऐसी इक्वेशन आपको मिल जाए, सिर्फ इसी में ये ट्रिक है, याद रखना कि अगर इसको हम डायरेक्ट निकालना चाहें तो इससे निकाल सकते हैं। तो देखो जैसे यहाँ दिया हुआ था एक्स स्क्वायर 5x और 6, तो यहाँ 1 है, यहाँ 5 है माइनस का और यहाँ 6 है, बस इसको रिवर्स ऑर्डर में लगा दो तो ये कुछ इस तरह की दिखेगी। और इससे मिलकर बनने वाली इक्वेशन देखो यहाँ दे रखी है, ये 6 स्टार्टिंग में -5 और 1, तो यहाँ से बन गई ना ये। तो इतना सॉल्व करने से बच जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, आप उसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं अगर ये पॉइंट याद रख लें तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए है, जो कि हमने मार्क कर दिया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को, तो उसमें कहा है एक इक्वेशन आपको दे रखी है जो कि क्वाड्रेटिक है और पूछा है कि अगर इसके अल्फा और बीटा रूट्स हों तो आपको 1/अल्फा और 1/बीटा का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर इसको करेक्ट कर लेना, दरअसल ये 1 प्लस होगा, है ना, तभी तो हम इसको फाइंड कर पाएंगे। तो देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। अगर आपको फाइंड करना है 1/अल्फा और प्लस 1/बीटा,
तो इसकी वैल्यू आप एलसीएम ले लोगे अल्फा बीटा और ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अब ये आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो माइनस के बी अपॉन ए से निकलेगी यानी कि 4/3, और अल्फा बीटा की वैल्यू अगर निकालनी है तो वो सी अपॉन ए से निकलेगी यानी कि 7/3। अब इन दोनों वैल्यूज को इसमें भर दो तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, देखो ऊपर आ जाएगा 4/3 माइनस का और अपॉन में आ जाएगा 7/3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस के 4/7 जो है वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है और बी ही इसका सही आंसर है। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखने वाली बात क्या है वो ध्यान से सुनो। देखो पहला केस तो आपसे पूछा जा सकता है यही जो मैंने आपको ऊपर लिखकर बताया 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू क्या होगी। दूसरा केस आपसे क्या पूछा जा सकता है 1/अल्फा का स्क्वायर प्लस 1/बीटा का स्क्वायर। तो आप इसको कैसे निकालोगे, देखो यहाँ नीचे आ जाएगा अल्फा बीटा का स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो एक आइडेंटिटी आपके पास होती है, वो होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर और उसको हम लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। तो अगर मैं यहाँ से सिर्फ इतने की वैल्यू निकालना चाहूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, तो वो क्या बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये वाला टर्म इधर आ जाएगा माइनस के 2ab। तो आप इसकी जगह पर यही रख सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा का स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है यानी कि -4/3 का स्क्वायर और -2 इंटू अल्फा बीटा वो दे रखा है आपको 7/3 और अपॉन 7/3 का स्क्वायर, और इसको आप सॉल्व कर लोगे फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। इतने के बाद आपसे एक चीज और निकलवा सकता है वो 1/अल्फा का क्यूब और प्लस 1/बीटा का क्यूब। तो इसे सॉल्व करने के लिए फिर से वही चीज आप एलसीएम ले लो पहले, तो अल्फा बीटा का होल क्यूब हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब देखो इसके लिए ना आपको एक और फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो फॉर्मूला कौन सा है, वो है a प्लस बी का होल क्यूब और वो क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3ab और a प्लस बी। अब देखो इससे अगर मैं इतने की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या आएगी, a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ये हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब और माइनस 3ab और a प्लस बी। अब इतने की हेल्प से हम इसको बनाना चाहें तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा कि इसको ऊपर हम लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा और अपॉन अल्फा बीटा का होल क्यूब। दरअसल मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल चुका हूँ जिसकी वैल्यू माइनस के 4/3 और 7/3 है। तो सिर्फ इन्हीं दोनों वैल्यूज को यूज करके देखो यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भर दो, यहाँ अल्फा बीटा, यहाँ अल्फा प्लस बीटा और यहाँ अल्फा बीटा। तो इन्हीं दो वैल्यूज की हेल्प से हम ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं और पहला वाला टर्म तो हमने सॉल्व कर ही लिया। तो आपको ये ध्यान रखना है, आप इसमें फंस मत जाना। अगर आपसे ये पूछे तब भी, ये पूछे तब भी और ये पूछे तब भी, तीनों ही केसेस में आप सिर्फ इन्हीं दो वैल्यूज को यूज करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को, तो उसमें कहा है कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 एक इक्वेशन आपको दे रखी है और उसके रूट्स दे रखे हैं अल्फा और बीटा। तो आपको वह समीकरण ज्ञात करना है जिसके रूट्स क्या हो 1/अल्फा और 1/बीटा। तो देखो ये वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने अभी आपको डिस्कस किया था कि अगर कोई इक्वेशन आपको दी हुई है और उसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं और आपसे 1/अल्फा और 1/बीटा वाली इक्वेशन पूछी जाए तो आप क्या काम करो, जो इक्वेशन दे रखी है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, बस उसके टर्म्स को रिवर्स कर दो। यहाँ a b c लिखा है उसको आप c b a कर दो और x स्क्वायर और x बाकी सारा टर्म ऐसे रहने दो, साइन भी ऐसे रहने दो और इक्वल्स टू 0। अब देखो इसके जैसी कौन सी इक्वेशन आपको दिख रही है जो सी एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स प्लस ए दिख जाए। तो देखो पहली तो नहीं है, दूसरी भी नहीं है। अच्छा यहाँ पर वेरिएबल चेंज हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको y के टर्म्स में भी तो लिख सकते हैं। तो ये इस तरह से हो जाएगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल चेंज किया हुआ है और ऐसी इक्वेशन आपको सी ऑप्शन में दिख गई तो यही आपका आंसर है। तो ये ध्यान रखना कि जब कभी आपको अल्फा और बीटा रूट्स दिए हैं बेसिक इक्वेशन के जो कि हमारी जर्नल है और उससे हमें बनाना है 1/अल्फा और 1/बीटा वाली इक्वेशन, तो आप सिर्फ क्या काम करो उसको रिवर्स कर दो और रिवर्स करने के बाद जो इक्वेशन होगी वही आपका आंसर है।
इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को, तो उसमें कहा है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू 0 के रूट्स आपको दिए हैं अल्फा और बीटा, तो आपको वो इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स अल्फा की पावर 7 और बीटा की पावर 4 होंगे। तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लो। क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि इसके अंदर मुझे एक चीज दिख रही है जिसे बोलते हैं आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो क्या होती है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, पहले आप उसको समझ लो। सबसे पहली चीज देखो, कहीं पर अगर मुझे दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ 1 इक्वल्स टू एक्स, तो यहाँ से जो कंडीशन बनती है वो बनती है एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1 या फिर एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसको अगर मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले से खोल दूं तो यहाँ से मिलेगा मुझे एक्स माइनस 1 पहला फैक्टर और दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अब इक्वल्स टू 0। और यही जो टर्म्स है ना, इनको बोलते हैं हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो यहाँ से x मैं बोल दूंगा कि एक तो ओमेगा ले लो और एक ओमेगा स्क्वायर, जो कि ये दो टर्म्स दिए हुए हैं। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी ना, वो आती है आपकी -1 प्लस अंडर रूट 3i/2। एक तो ये बनेगी और दूसरी बनेगी माइनस माइनस रूट 3i/2। तो ये जो टर्म्स यहाँ पर दिए हुए हैं, इनको हम जानते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के नाम से। अब देखो इसको आगे हम सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू हमें दी हुई है ना, ये पूरी की पूरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के जैसी दिख रही है। तो हम ये बोलेंगे कि अल्फा की जो वैल्यू है, तो यहाँ से हम निकालेंगे अल्फा की पावर 7 को, और अल्फा की पावर 7 को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा की पावर 7 यानी कि ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा। अब आपको पता है कि एक्स क्यूब तो 1 के बराबर है, तो यानी कि ओमेगा पावर 6 जो है वो 1 हो जाएगी, मतलब ये बचेगा सिर्फ ओमेगा। और ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई, -1 और प्लस अंडर रूट 3i/2 है ना। अब इसको मैंने क्या बोल दिया, ये अल्फा है। अब इसके बाद में बीटा की पावर निकालो, तो बीटा की पावर मुझे 4 कैलकुलेट करनी है, तो मैं उसको लिख सकता हूँ ओमेगा स्क्वायर की पावर 4, क्योंकि मैंने दो ही तो माने, एक ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से ये बन जाएगा ओमेगा की पावर 8। अब 8 को फिर से ब्रेक कर लो, मतलब ओमेगा की पावर 6 डॉट ओमेगा की पावर 2। तो जो 6 है, जैसे मैंने ऊपर 1 किया था, यहाँ भी 1 हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा स्क्वायर कितना है, -1 माइनस रूट 3i/2, जो कि हमारी दूसरी वैल्यू होती है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की, जिसको हम बोल देंगे कि ये बीटा है। अब यहाँ से आपको समझ में आ गया कि अगर आपको इक्वेशन निकालनी है तो कैसे निकलती है, एक्स स्क्वायर माइनस, सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखते हैं, सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स के साथ x और प्लस फिर क्या हम लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये अभी तो मैं पीछे बताता आया हूं आपको। तो इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर वैल्यू भरो, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, यानी कि ये जो दोनों रूट्स हैं इनका प्लस कर दो, यानी कि ये इस तरह से, और x और प्लस दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू देखो इससे निकल कर आएगी, जो हमारा ये वाला टर्म बनेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इस वाले 1 को उधर भेज दो, यानी कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा जो है वो -1 आ जाएगा, मतलब यहाँ से आ गया ये -1, और x और प्लस ये हो गया ओमेगा क्यूब, यानी कि 1 होता है इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये वाली जो कंडीशन है, यही हमारा आंसर है, जो कि हमें कौन से ऑप्शन में दिख रही है, ऑप्शन डी। तो डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपको यहाँ से याद रखना है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होती है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को, तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि k का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये जो इक्वेशन है ना, एक मूल दूसरे का 2 गुना है। तो देखो यहाँ से अगर मैं ये कहूँ कि इक्वेशन का पहला रूट तो अल्फा है और दूसरा जो है ना वो इसका 2 गुना है, यानी कि ये 2 अल्फा के बराबर है। तो आप यहाँ से जो है सम ऑफ रूट्स निकालो। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की जगह तो अल्फा ही है, और प्लस बीटा मैंने कितना मान लिया था, 2 अल्फा, और इक्वल्स टू वो कैसे निकलता है, माइनस के b/a से। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/1। मतलब यहाँ से 3 अल्फा जो है वो 9 के बराबर आएगा। तो यहाँ से अल्फा कितने के बराबर आ जाएगा, 3 के। और अगर अल्फा 3 के बराबर आ गया तो बीटा में निकाल सकता हूँ, बीटा कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, यानी कि 6 आ गया। अब आपके पास देखो अल्फा भी है और बीटा भी है। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि k का मान क्या होगा, और k का मान निकालने के लिए आप अल्फा बीटा निकाल लो, वो होता है c/a। तो अल्फा बीटा यानी कि 3 इंटू 6 और इक्वल्स टू c की वैल्यू आपने k मान रखी है और अपॉन a की वैल्यू 1 है। तो यहाँ से k कितना आ जाएगा, 6 3 जा 18, यानी कि जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा।
इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को, तो उसमें आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और उसमें कहा है कि उसके जो रूट्स हैं ना वो अपोजिट साइन के हैं, मतलब उसके जो मूल हैं वो विपरीत चिन्ह के हैं, मतलब एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। तो आप यहाँ से एक बात समझो, अगर उसके रूट्स अल्फा और बीटा में दूं और एक पॉजिटिव साइन का एक नेगेटिव साइन का, तो दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेंगे, यानी कि अल्फा बीटा। और वो कैसे निकलता है? सी अपॉन ए से निकलता है। तो हम ये कहेंगे कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा ना सी अपॉन ए, वो छोटा होगा 0 से। तो सी अपॉन ए निकालो, p और p माइनस 1 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 3, वो छोटा होगा 0 से। तो इसको मैं ये बोल सकता हूँ कि ये p माइनस 1 जो है वो छोटा होगा 0 से। तो यहाँ से इस वैल्यू को अगर 0 करोगे तो p की वैल्यू 1 के बराबर आ रही है, मतलब p जो बिलोंग करेगा वो कौन से इंटरवल को बिलोंग करेगा, 0 और 1 के, यानी कि बी ऑप्शन जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि इस वाले टर्म से जो है ना हमें मिलेगा कि p की जो वैल्यू होगी वो 0 से तो बड़ी होगी लेकिन 1 से छोटी होगी, इसलिए जो इंटरवल है वो ये वाला सही होगा। यहाँ पर मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ा दी है। इसमें कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो क्लास 10th की एक वीडियो है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसे जाकर सॉल्व करिए, उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, आपकी और ज़्यादा पकड़ मजबूत हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस पर। क्योंकि किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो तैयार होनी चाहिए। तो जो वो डेटा है, जो एक वीडियो आपकी चैप्टर 4 की पढ़ी हुई है ना, वो आपको एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करवाएगी, जो आर डी शर्मा, एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी की बुक्स का कॉम्बिनेशन करके मैंने दिए हुए हैं। बाकी मिलते हैं इससे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।